देश के करोड़ों लोगों को जिस आम बजट का इंतजार था वो आ चुका है। लगभग 35 लाख करोड़ के बजट में मूलभूत सुविधाओं पर जोर देने के साथ हेल्थ सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं आम लोगों की जरूरत के सामान कुछ सस्ते हुए हैं तो कुछ महंगे हुए हैं। मंत्री जी, ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-2022। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। लगभग 35 लाख करोड़ के इस बजट में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के साथ ही हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। कोविड काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। बजट में हेल्थ सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया है। हेल्थ केयर के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 137% ज्यादा है। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। 602 ब्लॉक में सीसीयू अस्पताल बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। साथ ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी शुरू करने की बात कही गई है। कोरोना काल में सभी की नजर सरकार के बजट पर टिकी थी। ऐसे में वित्त मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान कर देश की जनता को बड़ी राहत दी है। ऑनरेबल स्पीकर, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. हालांकि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट देने का ऐलान किया गया है। इस साल के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, ये आम लोगों के लिए अहम है। तो मोबाइल उपकरण महंगा हो गया, कॉपर सस्ता हो गया, सोलर इन्वर्टर महंगा हुआ, ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए, जबकि लेदर सस्ता हुआ, कॉटन महंगा हो गया, सोना चांदी भी सस्ती हो गई। मतलब ये कि मोबाइल फोन, मोबाइल के चार्जर, मोबाइल पार्ट्स, आभूषण के रत्न और जूते महंगे हो गए, जबकि नायलॉन के कपड़े, स्टील के बर्तन, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े और तांबे का सामान सस्ता हो गया। बात यदि इस बजट में रेलवे के विकास की करें तो इस मद में 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मदद करेगी। साथ ही 2023 तक रेलवे का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बजट में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया, तो वहीं किसानों को 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी कमोडिटी के लिए किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दी गई। मतलब ये कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से हर तबके पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आने वाले वक्त में बजट के प्रावधानों से आम लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या क्या ऐलान हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, दिखाते हैं आपको। इस दशक के पहले बजट के साथ साथ ये बजट कोरोना के संक्रमण काल का भी पहला बजट है और इस वजह से हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर किस तरह की घोषणाएं करती हैं। वित्त मंत्री ने भी लोगों की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22. 2,23,846 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ, उस बजट का कहां और क्या इस्तेमाल होने वाला है, अब वो समझ लीजिए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। वायरोलॉजी के 4 रीजनल संस्थान और 9 बायो लैब बनाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को एडवांस बनाया जाएगा और सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। लोगों की सेहत सुधारने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए इन घोषणाओं के साथ साथ अगले 5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सेहत सुधारने के साथ साथ इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। मसलन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से निकला तो बहुत कुछ है और उम्मीद है कि इससे देश की सेहत भी सुधरेगी। अब देखना ये है कि बजट भाषण में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं और कब से आम लोगों को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके मिलेंगे। पीएम ने कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान है। ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। तो थोड़ी देर में देखिए सबसे बड़ा इंटरव्यू और निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री जो कि बजट पेश करने के बाद ये पहला इंटरव्यू होगा। इसे पूरी दुनिया देखेगी। बजट के हर पहलू पर विश्लेषण होगा और विश्लेषण में उन सभी बड़ी और छोटी बातों को विस्तार से बताने की एक कोशिश है। और ये सीधा सवाल होगा नेटवर्क की टीम की तरफ से, जिसमें हम जानेंगे आपके मन में उठ रहे सवालों को और जवाब देंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में देखिए सबसे बड़ा इंटरव्यू, और बजट के बाद वित्त मंत्री का ये पहला इंटरव्यू है जिसे आप सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे उन विश्लेषणों को, और बजट में उन प्रावधानों को भी समझने में बेहद आसानी होगी कि आखिर विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार, और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे आपका सरोकार कितना है, और कैसे उस प्रावधानों के बिना पर हम ये कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है और तरक्की करेगा। तो बजट के बाद वित्त मंत्री का ये पहला इंटरव्यू, सबसे बड़ा इंटरव्यू, बजट के हर पहलू पर विशेष विश्लेषण के साथ विकास को रफ्तार की जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, बजट के प्रावधान हैं, उसे जानने और समझने के लिए इस बजट के बाद के इंटरव्यू को देखना बेहद जरूरी होगा। थोड़ी ही देर में सबसे बड़ा इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सीधी बातचीत होगी और वो बताएंगी कि किस तरीके से I have with me India's Finance Minister Nirmala Sitharaman in an exclusive interview with Network 18, the first that she is giving to a private channel after her budget speech. The markets have given her a huge thumbs up, with the Sensex bouncing 2,200 points. It is the highest bounce in absolute terms ever, and a 5% jump is the highest in 22 years. Let's go straight to her with our questions. Nirmala ji, it has been a really tough year for you, but I think you have every reason to smile today. As I was saying, the Sensex has really bounced 2,200 points. Did you really expect this, and how do you feel? No, I still have not even seen what kind of reactions are coming up, because after the presenting of the budget, I'm moving from one to another in terms of meeting people and giving television and news media, print media interviews. So I've actually not followed what is the development either in the markets or anywhere else. I hope the intention of 2 or 3 major points which have come across in the budget is well understood and well received. And if it is being received, I'll be happy, because after all, we want the country to understand the intent of this government. It has been a tough year. You know, you've presented this budget in the backdrop of a once-in-a-century pandemic, and also with a highly aggressive neighbor, external aggression from China. What were you really thinking about when you were framing this budget? One thing was clear. If I had more resources to give, I would have given it to the people as much as we can. But we hadn't that kind of a comfort. We didn't have it then, we don't have it yet. We soon can hope to have it. And also the fact that even during the pandemic, the small amounts that we gave to some people only, not to very many, were partly also kept aside, and I don't blame anybody for it. Kept aside, saved for probably rainy days, because the uncertainty is such. So the question of giving money to people so that immediately demand push will happen, and through that people will be expected to spend, also had a question with it, saying will they spend or will they keep it aside for rainy days. Also, spending will result in immediate demand increases, no doubt, possibly if they spend, but will it be a meaningful trigger for a virtuous cycle to be triggered off? Unless that spending happens in those sectors where the multiplier will work, there's no point in spending in areas which the multipliers are, where the multipliers are weak. That is why we have taken this route of qualitative expenditure, capex through infrastructure building, capex for health, so that you bring in such infrastructure and such facility for health, and there take an approach of holistic health, and then look at agriculture. And that is why we have gone through this route. So that is one side of the story, and the other, I certainly didn't want to fund this whole operation through taxation. By increasing tax, getting the money and then spending is not something which any of us even put on the table for consideration. So that is why
I have made provision for large borrowings with the tax buoyancy kept at a very conservative level, and with disinvestment, asset monetization and improved GST collection. I hope we'll be looking at better ways of handling our finances. In many ways, the economic survey was a harbinger of things to come. Your government is finally now going for aggressive growth without so much worrying about what the fiscal hawks would say. For a government which has been fiscally prudent and conservative, do you think this is some kind of a U-turn or a turning point in the way you look at the future? No, I don't, because it is one thing to be conservative and fiscally prudent, and at normal times. Even now, if you notice, when people kept telling, oh, print money, you spend, you have to spend. And I also made a conscious statement that if I don't spend now, I will only be postponing the growth and I have to spend. That is clearly a conscious statement that I made. So, given the situation that we are in, the stimulus was absolutely necessary. Quality expenditure is what we were looking for, and that is why when we've decided and when we've taken a call, I'm sure that because of the way in which we have designed it and also monitoring the qualitative expenditure that we are planning, it will definitely give us that required multiplier for the economy. And once the economy is into that virtuous cycle, income generation, revenue generation, and all of that will fall in place. So your fiscal prudence is still intact, and that is why I've given you a glide path. Right. Because I'm confident that this year I might have gone that far, but I can rein that back in. But 4.5% in 25-26, given that we were hovering between 3 and 3.5 in the last couple of years, before the pandemic. That's true, but the pandemic and its impact is something which we'll have to keep in mind for the duration it is going to take for it to come back to that kind of a buoyancy, for that level of growth. And I can't be overestimating the economy, and I don't think the economy is in a position to even heat or overheat. Those fears are not at all there, and therefore I have to give it a reasonable time, and I didn't grudge that. Nirmala, by now we know what the government thinks of rating agencies like Moody's and Standard & Poor, of them being noisy, opaque and biased. But do you still feel that there could be a threat of a ratings downgrade, and how does that bother you, or if at all? Let me put it this way. I don't want to say I'm not bothered. At the same time, I didn't let it bother me, because otherwise, even during the pandemic, a lot of people kept asking me, is the rating agency worry stopping you from spending? Now I am spending. Yes. So then or now, it is not that bother. But of course, by giving a glide path, by restraining too long, like the way in 2008, it was left open and there was no closing the doors. Yes. And as a result, you had all the taper tantrums, and the economy was still going through a big difficulty. Yeah. We've learnt lessons from that, and therefore I'm confident this will be appreciated by people who are discerning on these matters. Let's go to some of the big bang announcements first. Here execution, as everyone is saying, will obviously be the key. Your sort of privatization drive almost has a Margaret Thatcher sort of ring around it. Fairly, good in intent, bold in intent, but execution will be key. For instance, I think the figure of 1.75 lakh crore is what we would have achieved. We would have in fact achieved 2,10,000 crore going by earlier estimates this year, but we scaled that down. Now the point is, how are we to be sure that this will definitely be achieved in the coming year? Because I think, to be fair, the estimate made in July 2019, I wouldn't want to say it was an overestimate. We expected to do that much, but of course the economy slowed down. But of course the economy's difficulties in terms of demand slowing down, stock market also being tepid, it wouldn't have been right for me to say, oh no, but I've said it in budget, I have to sell it come what may. That wouldn't have been the best approach. It's all right, I did give an estimate. I was
pulled up saying, oh, you overestimated, you couldn't achieve. The situation was such that the economy at that time was not, in a position to receive all these privatization, although I did say it. But I am now also saying, because ultimately when you're using public money, you're selling public assets, can I be I've given a commitment, so I have to sell irrespective of what I get out of it? I am answerable to the parliament. I have to make sure that it is sold at a price at which I can stand up with honesty and say, no, I've done the best on the job. So 2 lakhs couldn't be achieved. Now I am sounding conservative. I have to also make sure that these companies are able to catch the eye of the investor or the buyer so that they are sold at a reasonable price. It was heartening for the markets to hear, your reiteration that it's going to be minimum government, maximum governance, Absolutely. and that the governments will get out of a few sectors. Do you remain completely committed to that? 100%, and that is why I said, instead of picking up on one after the other set of companies saying, oh, this is ready for sale, that is ready for sale, state it as a policy that you will have only certain core sectors. Even there you will have only bare minimum. Earlier somebody did ask me, but didn't you say during Atmanirbhar 4 at least? I am still saying not 4, it can even be lesser. Bare minimum is what I am talking about. And that is where when people question me, but public sector banks, yes, they are doing brilliantly for the very many causes for which government wants banks to function. They are also sitting over several CASA, the current account and savings account money, for which there is no demand in the areas in which the CASAs are coming in big numbers. Yes. There should be some synergy. And that is why we went about amalgamating banks. We want very many more SBIs. But that doesn't mean that the sentiment that, oh my God, there is a public sector bank and therefore I can't even touch it, can be the guiding principle. We want more public sector banks which are functionally strong, professionally managed, which can meet the demands of a growing aspirational India. We want such banks. And I don't think 1 or 2 just banks like that will be able to meet this growing demand for credit and growing demand for a varied reasons from the economy. But in the process, if I'm going to be sitting around with such public sector banks, which are just not in a mood or even in a position to stand up, is it right to pour taxpayers' money to such banks? Absolutely. Where they तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन पा रहे थे, लेकिन पूरा लाइव इंटरव्यू दिखाएंगे हम आपको CNN न्यूज 18 और CNBC के सभी चैनल्स पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा लाइव इंटरव्यू देखिए सभी चैनल्स पर, और हम आपको बताएंगे CNN न्यूज 18 और CNBC पर भी आप इस इंटरव्यू को देख